नमस्कार, मैं अरुणजीत सिंह बैरिस्टर। आज 6 जनवरी 2025 को जो न्यूजीलैंड में एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं न्यूजीलैंड में, उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होती है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के थ्रू। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करे या उसको एम्प्लॉयमेंट दे तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट शर्त होती है वो होती है कि दोनों एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉई ने एक दूसरे के प्रति गुड फेथ की ड्यूटी निभानी है। उसके बाद उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यदि किसी एम्प्लॉई ने जो एम्प्लॉयर के जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं या एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया या कोई डिसऑनेस्टी करता है, तो एम्प्लॉयर के पास उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये प्रोविजंस हैं या उसमें उसकी राइट होता है कि वो एम्प्लॉई के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसेस शुरू करे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, और यदि उसकी इन्वेस्टिगेशन और डिसिप्लिनरी प्रोसेस में एम्प्लॉई गलत साबित होता है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को टर्मिनेट कर सकता है। और यदि एम्प्लॉई के लिए जो एम्प्लॉयर ने गलती की हो या उसके जो एम्प्लॉई के हक हैं जो लॉ में दिए गए हैं और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखे हैं उनकी ब्रीचेस करता है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉई के पास हक है कि वो विद इन 90 डेज़ पर्सनल ग्रीवेंस रेज कर सकता है। 90 डेज़ स्टार्ट होते हैं जब से एम्प्लॉई को जो ग्रीवेंस है वो उसका स्टार्ट होता है, उससे 90 डेज़ का पीरियड उसके लिए पर्सनल ग्रीवेंस रेज करने का है। पर्सनल ग्रीवेंस रेज करने के लिए एम्प्लॉई को एक लेटर लिखनी होती है एम्प्लॉयर को, जिसमें वो अपने जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसीज हैं और जो एलिगेशंस हैं एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ वो लगाता है, और जो रेमेडी उसको चाहिए वो रेमेडी उसमें मांगता है। और साथ में जो एम्प्लॉयर से पूछता है कि वो अगर मीडिएशन में मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है तो मीडिएशन अटेंड करने के लिए वो कंसेंट करता है कि नहीं। तो एम्प्लॉई जो पर्सनल ग्रीवेंस रेज करता है, अगर उसकी सेटिस्फेक्शन से वो रेजोल्यूशन नहीं होता तो एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी में जो एप्लीकेशन लॉन्च करता है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है, उसको एसओपी कहते हैं। जब एसओपी एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी में लॉन्च होती है उसके बाद जो एम्प्लॉयर है उसको 14 डेज़ का टाइम मिलता है रिप्लाई करने का। वो अपना स्टेटमेंट इन रिप्लाई फाइल करता है 14 डेज़ के बीच में, जब से उसको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सर्व हो जाती है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी है वो मैटर को मीडिएशन में रेफ़र करती है यदि दोनों पार्टीज़ ने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ने, पहले मीडिएशन अटेंड नहीं की। यदि उन्होंने मीडिएशन अटेंड की है वो अनसक्सेसफुल होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी एक टेली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, और फिर आगे का जो प्रोसेस है जैसे इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती हैं, तो उनके जो ब्रीफ ऑफ एविडेंस है वो ड्राफ्ट होके फाइल होती हैं, फिर बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो फाइल होता है। कोर्ट का प्रोसेस जैसे होता है वैसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन मीटिंग होती है जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी के अथॉरिटी मेंबर के द्वारा। सो इसमें दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं और दोनों पार्टीज़ जो भी अपनी एविडेंस गवाही करवाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते हैं अपने सपोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन मीटिंग होती है वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है और अथॉरिटी मेंबर की मर्जी है, डिस्क्रिशन है कि वो कैसे उसको इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें। जनरली पहले जो एप्लीकेंट होता है वो एम्प्लॉई होता है, तो एम्प्लॉई को पहले मौका मिलता है अपनी गवाही करवाने का और जो सबूत होते हैं वो देने की अथॉरिटी मेंबर को, और उसके बाद एम्प्लॉयर को मौका मिलता है अपनी डिफेंस में अपनी गवाही करवाने का और डॉक्यूमेंट्स पेश करने का।
जब ये सारी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है तो जो अथॉरिटी मेंबर हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी में, वो डिसीज़न को रिज़र्व कर लेते हैं और करीब 2 महीने, 6 महीने, कई बार 8 महीने बाद उनकी जो डिटर्मिनेशन है, फैसला है, वो आता है। और जो उनका फैसला होता है उसको डिटर्मिनेशन कहा जाता है, उसमें जजमेंट नहीं बोलते। जजमेंट सिर्फ उन केसेस में बोला जाता है जहाँ पे जज ने जजमेंट लिखी हो। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी का जो अथॉरिटी मेंबर है वो जज नहीं होता, वो जज की हैसियत नहीं होती उनकी। वो कोई वकील हो सकते हैं या कोई ट्रेंड व्यक्ति हो सकते हैं जिनको पूरी एम्प्लॉयमेंट लॉ की जानकारी दी हो, ट्रेनिंग दी हो, और वो कई सालों का एक्सपीरियंस लेके एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी में आते हैं, तो उनको अथॉरिटी मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है। और ये सारी जो कंडक्ट करनी प्रोसीडिंग्स एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी के मेंबर ने, वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में जो उसके अधिकार हैं और जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, जो एम्प्लॉयमेंट लॉ की जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से कंडक्ट होती है। और काफ़ी जो डिस्क्रिशन है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी के अथॉरिटी मेंबर के हाथ में होती है। देखने में आया है कि जितने भी केसेस में एम्प्लॉयज़ ने एप्लीकेशंस फाइल की एम्प्लॉयर्स के ख़िलाफ़, वो ज़्यादातर झुकाव जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी के अथॉरिटी मेंबर्स का होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। और बहुत कम केसेस में देखने में आया है कि एम्प्लॉयर्स को रिलीफ मिलता है, एम्प्लॉयर्स के हक़ में केस होता है। यदि एम्प्लॉई जो है वो चाहे झूठी, चाहे सच्ची, चाहे जाली डॉक्यूमेंट्स, जो कैसे भी डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस पेश करे, अंदाज़ा ये किया जाता है अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स के द्वारा कि जो एम्प्लॉई बोल रहा है या एम्प्लॉई के जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉई की जो स्टोरी है वो हमेशा सच मानी जाती है। उसको बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी टेस्ट के थ्रू प्रूव माना जाता है। और जो एम्प्लॉयर है उसकी जो एविडेंस है या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो स्टोरी है, उसको बहुत कम वेटेज मिलती है। इससे ये पता लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है, जो एम्प्लॉयमेंट लॉ की प्रोसीडिंग्स हैं या एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट हैं और जितने भी एसोसिएटेड एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, वेजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, और हॉलीडेज एक्ट है, ये जितने भी लॉज हैं, जैसे इमिग्रेशन एक्ट है, उसमें भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में जो भी कोई गलती करता है एम्प्लॉयर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सारे लॉज जो है और जो प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी का और एम्प्लॉयमेंट लॉ का, वो कंप्लीट इम्बैलेंस से चलता है। इम्बैलेंस का मतलब है कि वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देने के लिए सारी कार्रवाई होती है और डिफ़ॉल्ट पोजीशंस होती हैं कि एम्प्लॉय जब भी बोलेगा सच बोलेगा और जो एम्प्लॉयर होएगा वो हमेशा झूठा होगा। इस पोजीशन से बैलेंस टिल्ट होता है विद द एविडेंस। अगर कोई एम्प्लॉयर ये साबित कर दे कि उसने कुछ प्रोसेस जो टर्मिनेशन का था या उसके खिलाफ जो एलिगेशंस है वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और उसकी कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, लीगल बेसिस नहीं है, तो वो जाके एम्प्लॉयर कभी जीतता है। अदरवाइज़ यदि एम्प्लॉई ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड ना भी हो, क्रेडिबल ना भी लगे, तब भी ये माना जाएगा कि एम्प्लॉई ने बिल्कुल अपनी तरीके से कार्रवाई की है और उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्रेडिबल है, ऑनेस्ट है और एम्प्लॉई को ही रिलीफ मिलता है। देखने में आया है कि पिछले कई सालों से जो एम्प्लॉई ये एलिगेशन लगा देता है कि मैं तो वर्क वीज़े के ऊपर था और मुझे 3 साल 4 साल मेरे एम्प्लॉयर ने ज़बरदस्ती मेरे से काम करवाया, मेरे से प्रीमियम मांगा, मेरे से प्रीमियम रिसीव किया, मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर करता था, मुझे सेक्सुअली हरास करता था, मतलब जो कहने का मतलब जितने मर्जी झूठे सच्चे एलिगेशन एम्प्लॉई लगा दे और वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी उसको बिल्कुल सच मानती है। उससे ये भी नहीं पूछती कि तूने इतने साल
क्यों नहीं कंप्लेंट की, क्यों नहीं अपनी ग्रीवेंस रेज की, क्यों एम्प्लॉयर के खिलाफ कहीं कभी शिकायत नहीं की। वो पहले ही डिफ़ॉल्ट में सोचती है कि एम्प्लॉई तो वल्नरेबल पोजीशन पे है, हमेशा एम्प्लॉयर की पोजीशन कंट्रोलिंग पावर होती है, पावर इम्बैलेंस है जो एम्प्लॉयर के हाथ में है, और एम्प्लॉई जो है वो हमेशा उसके हकों की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। इसलिए एम्प्लॉई को हमेशा एक विक्टिम की तरह से देखा जाता है, और जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको साबित करना होता है कि उसने एम्प्लॉई के साथ जो भी कानूनी प्रक्रिया में प्रोविजंस है, प्रोसेस है, वो पूरा एक एक करके एक एक जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया है। उसके बावजूद भी कई एम्प्लॉयर्स जो है वो साबित नहीं कर पाते। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एम्प्लॉई अगर ये बोलता है कि मुझे मेरी ड्यूटी थी जॉब डिस्क्रिप्शन के मैंने जो टाइम शीट्स हैं, टाइम रिकॉर्ड है और वेज रिकॉर्ड है वो बनाना है, और मैं झूठे ही डॉक्यूमेंट्स बना रही थी या बना रहा था क्योंकि एम्प्लॉयर ने मुझे बोला था, और वो डॉक्यूमेंट्स में से एक सेट जो डॉक्यूमेंट्स का था वो सच्चा था और दूसरा झूठा था। और झूठा इसलिए था कि दूसरा सेट इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड के लिए देना था, और जो सच्चा था वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है कि मैंने कैसे लिखा, मैंने 2 साल बाद लिखा अपना वो रिकॉर्ड। तो ऐसी झूठी कहानियों के बेस के ऊपर भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी उन एप्लीकेंट्स को जो एम्प्लॉयज़ थे उनके केस को सक्सेसफुल बना देती है। देखने में आया है कि बहुत जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनजस्टिस महसूस करते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि यदि एम्प्लॉई बोले कि भाई मेरा नाम पब्लिश ना हो तो उसको पब्लिकेशन उसकी नहीं होगी। यदि एम्प्लॉयर बोले तो उसको बहुत साबित करना पड़ेगा, एविडेंस दिखा के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कि मेरा नाम अगर पब्लिश हुआ पब्लिक डोमेन में तो मेरे बहुत नुकसान होगा। तो ज़्यादातर जो बैलेंस है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अथॉरिटी में जो एम्प्लॉई है उसकी फेवर में होता है, और जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी ऑनेस्टी, अपना बेकसूर होना उसको साबित करना पड़ता है। तो ये जो इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस है वो लॉ में कुछ दिखाया गया है, प्रैक्टिकल में न्यूजीलैंड में कुछ देखने को मिल रहा है। उससे जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी मार्केट में गुडविल है, या उनको जो ओवरसीज़ से माइग्रेंट वर्कर्स हायर करने की जो राइट्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं इमिग्रेशन लॉ के अंडर। अगर एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को खिलाफ शिकायत कर देता है और एम्प्लॉई को माइग्रेंट प्रोटेक्शन, जो माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन वीज़ा कैटेगरी में एम्प्लॉई को अगर वीज़ा मिल जाता है तो एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और कई डिपार्टमेंट बने हुए हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के, जो एम्प्लॉयर को के पीछे पड़ जाए तो एम्प्लॉयर का बहुत मुश्किल उसको होती है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पावर बैलेंस बनाए, दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के पास लॉ में इक्वल पावर होनी चाहिए, कोई इसमें विक्टिम नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप्स जो हैं वो बराबर की साझेदारी में, बराबर की ऑब्लिगेशंस के थ्रू चलती हैं। तो अगर आपको भी कोई एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो मेरी सलाह होगी, मेरा सुझाव होगा कि आप भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयमेंट लॉयर के थ्रू अपने जो लीगल एडवाइस और लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या लीगल रेमेडीज़ हैं वो आप अवेल करो, उसका प्रोसेस फॉलो करो, स्टेप्स उसके फॉलो करो, और किसी भी एम्प्लॉई को ना एक्सप्लॉइट किया जाए, ना उसके जो अधिकारों की उल्लंघना हो, और एम्प्लॉई को भी चाहिए कि वो ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने एम्प्लॉयर की जो कंडीशंस हैं, जो उनकी पॉलिसी है उसको फॉलो करे। यदि कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाए। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।